रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हाइगन्स को ये टास्क दिया गया कि अगर तेरी थ्योरी सही है तो तू रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी करके दिखा, तो उसने रिफ्लेक्शन करके दिखाई। अब ये पेपर में आता है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो ये आपको करके आना, और ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी में नाम नहीं होगा हाइगन्स, तो वेव थ्योरी किसने बनाई थी? हाइगन्स। तो हाइगन्स की वेव थ्योरी अंडरस्टूड है। तो आप कहोगे सर ये कैसा डायग्राम है, तो रे ऑप्टिक्स लग रहा है, रेज आ रही हैं टकरा के जा रही हैं। नहीं, रे ऑप्टिक्स नहीं है एक्चुअल में, इसको समझना। आप देखो 3 नंबर के लिए 2 मिनट का काम है, डायग्राम बनाओ समझा दो, बड़ी बात नहीं है, पर ये डायग्राम हुआ क्या ये जरूर एक बार समझना चाहिए हमें। ये देखो ऐसे है। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि आपके पास एक ये मिरर है, यहां रिफ्लेक्शन होने वाली है, राइट? ऐसे ये मान लो आपके पास एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ऐसे पीछे से आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, ये रहा। अब ये वेव फ्रंट यहां बना, प्लेन वेव फ्रंट, फिर यहां बना, फिर यहां बना, फिर यहां बना, और मिरर तक आएगा। कैसे बना? ये ऐसे बना, इमेजिन करो कि यहां वेवलेट्स होंगे, ऐसे वेवलेट्स होंगे, वेवलेट्स होंगे, वेवलेट्स होंगे, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वेव फ्रंट, फिर यहां पर नए सोर्स होंगे, वेव फ्रंट के ऊपर नए सोर्स हैं, फिर वेवलेट बने होंगे, वेवलेट बने होंगे, वेवलेट बने होंगे, वेवलेट, टेंजेंट, वेव फ्रंट, फिर ऐसे इसके ऊपर फिर सोर्स लो, वेवलेट है, वेवलेट है, वेवलेट है, वेवलेट है, टेंजेंट, ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा। पॉइंट क्लियर है? तो डायग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है। कई बुक्स बनाती है ऐसा डायग्राम, स्टूडेंट समझ नहीं पाता, उसको अजीब लगता है, ये पता नहीं क्या गोल 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 बना रखा है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगली कहानी ये है कि यहां से ये वेव फ्रंट आता है और फाइनली मिरर को टच कर जाता है, क्योंकि वेव फ्रंट में सारी डिस्टर्बेंसेस इकट्ठी आ रही हैं और वेव फ्रंट का नीचे वाला हिस्सा इसको टच कर जाता है। अब जो डिस्टर्बेंस इसको यहां टच करती है उसकी क्या शुरू हो जाती है? रिफ्लेक्शन। वो तो मुड़ गया, वो तो चल पड़ा ऐसे, लेकिन सारे थोड़ी ना मुड़ेंगे, क्योंकि इसकी डिस्टर्बेंस तो अभी और आगे जाएगी और फिर टकरा के फिर मुड़ेगी। देख रहे हो? देखो ना, ये टक्कर खा रहा है, ये वाली डिस्टर्बेंस तो लग गई मिरर को, वो तो रिफ्लेक्ट होकर चल पड़ी। सारी थोड़ी ना मिरर को टकराई है, ये डिस्टर्बेंस टकराई है, फिर ये लेट टकराएगी, ये लेट टकराएगी, ये लेट, और ये बिल्कुल लेट। तो कितना अजीब डायग्राम बन रहा है। कोई डिस्टर्बेंस पहले मुड़ गई और कुछ इधर, क्या बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया डायग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं बनाते, थोड़ा इजी बनाते हैं। ये वेव फ्रंट है, हम इसको ना लाइन से बना देते हैं, जैसे ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, देख रहे हो? तो आप चेक करो आपके डायग्राम में वेवलेट्स हटा दिए, गोल 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 वेवलेट्स हटा दिए। वो कह रहा है पीछे से वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट आया, और ये वेव फ्रंट यहां तक आया। जैसे ये वेव फ्रंट यहां पर आया, इसकी टक्कर होगी मिरर से। अब लाइट क्या होगी? देखो ये कोई सॉलिड बॉडी थोड़ी लाइट है एक्चुअल में, तो मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कि वेव फ्रंट है ये। तो ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल होकर इधर जाएगी, ये डिस्टर्बेंसेस अभी और नीचे जाएंगी, और ये लास्ट में जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो इमेजिन कर पा रहे हो इसे? और बेटर इमेजिनेशन दिखाते हैं कि इसको कैसे इमेजिन करना है, और देखते हैं। ये देखो, पहले इसे देखते हैं। If you shine a parallel rays of light on a cardboard with a tiny hole in it, what would you expect to happen to this light? It is going to produce its own mini ripples. So, what does the principle say? Well, according to Huygens, every single point on this wavefront is an ether particle which is oscillating pretty much with the same frequency as the original wave, and it starts producing its own spherical mini waves. So here's what it says. Remember that there is ether particle everywhere, and the ether particles on this wavefront, they're all oscillating. They're all moving back and forth as you saw in the animation. And as a result, he says that every single one of them is going to produce its own mini ripples, own mini waves. He calls them secondary waves. So this is going to produce its own secondary wave, this is going to produce its own secondary waves. So all of them are going to produce their own secondary waves. Now since it's a little hard to draw, I've already drawn it nicely. So this is what it would look like, and you would draw that for all of them, and there are infinitely many, because every point he asks us to assume it to be a particle oscillating and producing its own secondary waves. So these are all our secondary waves. And then he says
you draw a common tangent to all these secondary waves, a common envelope. So if I use a different color to do that, a common envelope might look somewhat like this. This common envelope, according to him, a common tangent, that represents the new wavefront. So he says this is our new wavefront. Again, let me show you an animation so you can see it better. So here's our current wavefront, and these are the ether particles which are going to oscillate and act like a point source, giving out secondary waves. I've not drawn all of them, there are infinite as many, okay? And notice these secondary waves keep expanding, Wavelets. and a common tangent to all of them, that now represents a new wavefront. So if I draw a common tangent over here, that common tangent would be our new wavefront. And the same thing would hold true for some other shape as well. So if I take, let's say, a plane wavefront, again, these are our ether particles oscillating and they're giving out secondary waves. And notice if the waves are going towards the right, this now common tangent will represent our new wavefront. So this method works for any shape of our wavefront. ठीक है। Particles will always give you spherical ripples. तो पहली इमेजिनेशन क्लियर है, कैसे इमेजिन करना है इसे। दूसरी, इस चीज़ को देखना, रिफ्लेक्शन वाली इस वीडियो को देखना। Huygens says light is a wave and gives us a way to figure out how इसको एग्जाम्पल वाटर से आया था, पानी के रिपल से, can be thought of as a set of रिपल्स वेवफ्रंट की तरह। So if this was, say, for example, light, according to Huygens, every point on this wavefront acts as a source for secondary waves, and the envelope of these secondary waves, a common tangent to them, represents a new wavefront. This is great, but can it prove the laws of reflection? Say this is a mirror, and here is Mirror. the incoming plane ये देखो wavefront. प्लेन वेवफ्रंट आया है। When the wavefront hits the mirror, the point at which ये it देखो does प्लेन that वेवफ्रंट, becomes a source ये for टक्कर हो गई इसकी। and now ये common reflection start। tangent to all these reflected waves ये देखो। represent ये the सेकेंडरी reflected वेवफ्रंट हो गया। wavefront. So let's see if we can really prove that the reflected wavefront obeys the laws of reflection. बस तो बेसिकली यही दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में ये बनाना डायग्राम, और इतना मुश्किल डायग्राम कौन ही बनाएगा, एक्चुअल डायग्राम तो बन भी नहीं सकता है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं। और अगर एनिमेशन ना देखे ना तो स्टूडेंट इमेजिन भी ठीक तरह कर नहीं पाता। इसमें कर पा रहे हो, एटलीस्ट आपको दिख रहा है कि क्या इमेजिनेशन में चल क्या रहा है। पर डीप स्टडी भी डेंजरस है, पता लगे वो स्टूडेंट उसमें और कन्फ्यूज हो जाए। तो CBSE वाले बड़ा सिंपल करते हैं ऐसे, वो कहते हैं इतनी डिस्टर्बेंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप लोग। आप इमेजिन करें, ये आपका एक वेव फ्रंट है, ये देखो ये आपका एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। मैं सेकेंडरी वेव फ्रंट इसके आगे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस जो आ रही थी, याद है वो कलर चेंज करके येलो कलर की ऐसे स्टार्ट हो गई थी, और ये जो आ रही थी अभी और टक्कर खाने में इसको टाइम है, फिर ये येलो कलर की रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और जो ये आ रही है तो बहुत लेट टक्कर खाएगी, फिर ये मुड़ेगी। और वेव फ्रंट कैसे बनता है, वेव फ्रंट जो बनेगा वो तब तक नहीं बन पाएगा क्योंकि सभी वाइब्रेशंस को रहना तो इकट्ठे है, सभी वेवलेट्स को रहना तो इकट्ठे है। अभी जब तक ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो नया वेव फ्रंट तैयार नहीं हो पाएगा, और इकट्ठे कब होंगे, जब तक इसकी टक्कर नहीं हो जाती तब तक इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही इस डिस्टर्बेंस ने इस मिरर को यहां टच किया, क्योंकि बाकी डिस्टर्बेंस तो चल पड़ी वापस, जैसे ये डिस्टर्बेंस यहां से आएगी तो जाने का वेव फ्रंट यानी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट यहां से तैयार हो जाएगा। तब तक तैयार नहीं होगा जब तक सारी डिस्टर्बेंसेस मिरर को टच नहीं कर लेती। तो आखिरी वाली कौन है, ये है। जैसे ही इसने इसको टच किया तो मुझे ये पता लग गया कि जो रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट बनेगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट का मतलब कि यहां से वेव फ्रंट लास्ट था क्योंकि इस डिस्टर्बेंस की रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई थी, और स्टार्टिंग पॉइंट ये है क्योंकि यहां से ये डिस्टर्बेंस यहां से उठ के यहां पर आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया। अब हाइगन्स को ये नहीं पता लग रहा कि जाने वाला वेव फ्रंट यानी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, क्या पता ऐसे बने, क्या पता ऐसे बने, क्या पता ऐसे बने, तो कंफ्यूजन है, क्या डायरेक्शन लें ये नहीं पता लग रहा। तो उसने क्या किया, उसको एक चीज पता थी
कि अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये ट्रेवल कर रहा है, तो जो डिस्टर्बेंस यहां से यहां आएगी, मान लो यहां से यहां आने में टी टाइम लगता है, तो डिस्टर्बेंस को यहां से यहां आने में भी टी टाइम ही लगता है। टाइम चेंज नहीं हो सकता कि अगर टाइम t1 t2 हो गया फिर तो वेव फ्रंट प्लेन बन ही नहीं पाएगा, फिर तो कोई वेव पहले पहुंच गई, कोई डिस्टर्बेंस लेट पहुंच रही है। आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मान लो इसने वेवलेट छोड़ा ऐसे, ये स्लो छोड़ रही है, ये फास्ट छोड़ रही है, फिर तो वेव फ्रंट टेढ़े में उड़ जाएंगे टेंजेंट से। तो ये टाइम टेकन हमेशा दोनों में सेम रहता है, ये कंडीशन थी वेव फ्रंट की, उसको ये पता था। तो उसने ये दिमाग लगाया, उसने कहा देखो जितनी देर में ये पार्टिकल, ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां आएगी, मान लो टी टाइम में आई, उस टी टाइम तक सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार नहीं हो सकता। तैयार तो तब होगा जब ये डिस्टर्बेंस यहां से आएगी। उतने समय में ये जो डिस्टर्बेंस है वो हवा में रिफ्लेक्शन के बाद आगे 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 ट्रेवल कर चुकी होगी। रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्टर्बेंस यहां से आने में कितना टाइम लेती है? टी। अब जब तक ये पहुंचेगी नहीं, वेव फ्रंट शुरू नहीं होगा, उस दौरान ये तो रिफ्लेक्ट होकर चल पड़ी थी आगे, तो ये कहां गई होगी? ये ऊपर चल पड़ी होगी सीधी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? c। तो इस डिस्टर्बेंस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? c इंटू टी। तो इस डिस्टर्बेंस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? c इंटू टी। उसको पता था डिस्टेंस दोनों को बराबर ही है, उसे कंपास लिया, यहां पे रखा, c इंटू टी ओपन किया और एक आर्क ऐसे बना दी। ये आर्क नहीं है, ये एक्चुअल में वेवलेट्स है, वेवलेट्स। उसको पता था कि इस वेवलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? c इंटू टी। तो अब उसने रूल लगाया अपना, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और उसने वेवलेंथ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये बन गया उसका सेकेंडरी वेवलेट। इसके और इसके बीच में और कोई वेवलेट बन नहीं सकता, वेव फ्रंट बन नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये इसको टक्कर मारेगा नहीं, जाने का वेव फ्रंट नहीं बनेगा। तो जाने का वेव फ्रंट यहां से बनेगा, तो जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ct, उतना डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल हो गया ct, तो जाने का वेव फ्रंट तैयार हो गया। और अगर आप ये देखो कि ये डिस्टर्बेंस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ct, इसने भी कितना ट्रेवल किया ct, और एक बात बताऊं, जब तुम ये कैलकुलेट करोगे ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली ct आएगा, क्योंकि सभी वेवलेट्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर वेव फ्रंट। तो समझ में आ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनेगा? इसमें इसके बीच में कुछ नहीं बन पाएगा। ये थ्योरी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, आपसे कोई ना पूछ रहा पेपर में क्या हुआ, हम उनको तो ना एनिमेशन नाम लगा दिखाओगे। आपको पेपर में ये बनाना है कि ये डिस्टर्बेंसेस आई, इसके बीच में ये लास्ट वेव फ्रंट था प्राइमरी, इसके बीच में वेव फ्रंट तब तक नहीं बनेगा जब तक सारी की सारी डिस्टर्बेंसेस रिफ्लेक्ट होकर जा नहीं पाएंगी, तो ये जाने का वेव फ्रंट है सेकेंडरी। तो जब वेव फ्रंट आया था उसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाया? आई। तो मैं रिफ्लेक्शन प्रूव करने जा रहा हूं, आई। अब मुझे पता है कि जो डिस्टर्बेंस होती है और जो वेव फ्रंट होता है, इनमें जो एंगल होता है वो हमेशा क्या बनता है? 90। देखो ये लाइन और ये लाइन 90 पे है, तो अगर ये 90 और ये आए तो बचा हुआ एंगल बोलो कितना हुआ? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। और मुझे पता है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 है, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? आई। ये देखो ये आए, ये 90 माइनस आए और बचा हुआ कितना? आई। उसी तरीके से ये रिफ्लेक्शन का एंगल है नॉर्मल के साथ r, ये 90 माइनस r, तो ये भी कितना? r। तो मुझे प्रूव करना है I इज इक्वल टू r। तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ये 90 एंगल है, ये डिस्टेंस c इंटू टी है, ये डिस्टेंस भी c इंटू टी है, और ये साइड कॉमन है, ये तो कॉन्करेंट ट्राइंगल हो गए। ये साइड और ये साइड बराबर है, एंगल बराबर है, बेस भी बराबर है, तो फिर ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो कॉन्करेंट ट्राइंगल में I इज इक्वल टू क्या बन गया? R। ये देखो ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, एक 90 है और डिस्टेंस ct है। तो इस प्रूफ में तो कुछ करना ही नहीं, ये तो है ही ज्योमेट्री का खेल सारा। तो डायग्राम बन जाएगा इसमें। हाइगन प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन में क्लियर है, यहां तक पेपर में आएगा, ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा और ये प्रूफ तो 2 लाइन का आपने करना ही करना है। ठीक है, अगर ये ना आया फिर ये आएगा।